पंकज जी, ये बताइए कि क्या नेहरू वाकई में आरक्षण विरोधी थे? ये बात कहते हुए हम मतलब पता नहीं कहां से ये बात आती है। जो इस देश का संविधान बना है, आजादी के बहुत पहले आरक्षण को लेकर चीजें स्पष्ट हो गई थी। और जो संविधान बना है उसमें पहले दिन से इस देश में दलितों और जो आदिवासी समाज है उनके लिए आरक्षण का पूरा प्रावधान बाकायदा है। उस संविधान का वो हिस्सा है और उसके मूल में जाएंगे आप तो 1932 में जो पूरा पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच, जब उसी समय से जब दलितों के लिए अलग आरक्षण की अलग मतदान उसकी बात हो रही थी, जिसको पृथक निर्वाचन की बात करते थे, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की बात करते थे, जब वहां पर उसको ड्रॉप करके एक तरह से ये व्यवस्था की गई कि अनिवार्य रूप से ये जो एक संदेह है कि लोगों को मौका नहीं मिलेगा उसके लिए आरक्षण की एक व्यवस्था की गई। तो संविधान बनने के पहले ही एक तरह से ये आश्वासन था इस देश में दलितों और आदिवासियों को खास तौर पर कि आरक्षण दिया जाए। और उसमें पिछड़ों की भी बात थी, इसीलिए शुरू में काका कालेलकर कमेटी बनी पिछड़ों के आरक्षण के संबंध में, जो जिसपे आगे चलकर मंडल कमीशन, उसमें लापरवाही दिल्ली उस सब की जो भी बात हो, लेकिन सिद्धांत रूप से वो कहीं से भी ये बात नहीं थी कि आरक्षण नहीं लागू होगा। इस पूरी प्रक्रिया में नेहरू जी सबसे ज्यादा जो आदमी कहा जाए जो शामिल रहा है, जिसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा है अपने संविधान सभा की अंतिम जो उनकी स्पीच है कि अगर ये संविधान आज पारित हो पा रहा है तो सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे अनुशासन से उन सभी चीजों को जिसपे विवाद हो सकता था विवाद नहीं होने दिया, और कांग्रेस पार्टी को इस संविधान के पारित होने का पूरा श्रेय दिया। ये डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण है, कोई भी पढ़ सकता है आसानी से उपलब्ध। अब ऐसे में कोई उन्होंने चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने ऐसी स्थिति की कल्पना की कि आरक्षण की स्थिति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम ऐसी चीज उसी में है कि हम ऐसे प्रावधानों से बंधे हैं। कोई कह सकता है डॉक्टर अम्बेडकर भी नहीं चाहते थे कि आरक्षण हमेशा के लिए रहे, तो विशेष स्थिति है। कल अगर मान लीजिए ऐसी ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें समाज में गैर बराबरी नहीं रहे तो आरक्षण की जरूरत नहीं रहे, ये तो सारे अम्बेडकरवादी भी मानते हैं। तो अगर किसी संदर्भ में उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा कि मैं निजी रूप से नहीं चाहता हूं कि आरक्षण रहे, लेकिन हम इन सारी चीजों से बटे हुए तो एक स्वप्न की बात कर रहे हैं कि आरक्षण हम जब देते हैं या दिया जा रहा है तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि समाज में बड़े पैमाने पर गैर बराबरी है और उसको दूर करने का एक संवैधानिक उपाय है। ये उस चिट्ठी में भी उन्होंने लिखा कि उस संवैधानिक परंपरा और उपायों को जो संकल्प है उसके साथ हम बंधे हुए हैं। तो पूरा जो पहले दिन से इस देश में आरक्षण लागू है, आजादी के पहले से आरक्षण पर एक सहमति है, उस सरकार के उस प्रधानमंत्री को जो 16 साल तक अंतरिम गवर्नमेंट से लेकर पूरा रहे, उनसे उन पर यह आरोप लगा दिया जाए जो आरक्षण विरोधी है, तो जाहिर सी बात है ये मौजूदा जिस तरह से आरक्षण में कमी लाई जा रही है, क्योंकि देखिए नेहरू ने सार्वजनिक उद्योगों को या उपक्रमों को जिस तरह स्थापित किया उसकी वजह से आरक्षण एक अर्थ पा सका। अगर वो बड़े पैमाने पर सार्वजनिक उपक्रम न लागू करते तो आरक्षण कहाँ लागू होता। तो आज जब सार्वजनिक उपक्रमों को खत्म किया जा रहा है, उनका अंधाधुंध निजीकरण किया जा रहा है, आरक्षण पर कुठाराघात हो रहा है क्योंकि अवसर खत्म हो रहे हैं, तो वहां पर आप नेहरू की किसी चिट्ठी का हवाला दीजिए साहब वो आरक्षण विरोधी थे। अगर आरक्षण विरोधी थे तो आरक्षण लागू कैसे हुआ? तो ये तो सिर्फ अपने कुकर्मों से ध्यान भटकाने का प्रयास है और अफसोस की भारत के प्रधानमंत्री ये काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी बहुत अफसोस है। बट जी पंकज जी जिस चिट्ठी का दरअसल वो हवाला दे रहे हैं वो 27 जून 1961 को चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। दरअसल प्रधानमंत्री बनने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक परंपरा डाली थी कि वो महीने की 1 और 15 तारीख को वो तमाम मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखते थे, उसमें नीतिगत मसलों पर उनसे बातचीत करते थे, उनसे कम्युनिकेट करते थे और एक तरीके से नीतियों में एकरूपता लाने की कोशिश भी करते थे और बहुत सारे विषयों पर कि केंद्र की राय क्या है ये भी मुख्यमंत्रियों के सामने स्पष्ट करने की कोशिश करते थे। तो ऐसी ही चिट्ठी उन्होंने 27 जून 1961 को लिखी थी, जिस चिट्ठी का हवाला भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसका हवाला देते हुए कहते हैं कि दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू
आरक्षण के विरोधी थे और उन्होंने यहां तक कहा था कि इससे एफिशिएंसी यानी जो कार्यकुशलता है या कौशल है उसमें कमी आती है और भारत को जो है वो सेकंड रेट एफिशिएंसी नहीं चाहिए, उनको फर्स्ट रेट एफिशिएंसी चाहिए अगर भारत को पहले दर्जे का देश बनना है पूरी दुनिया में तो। ये कंटेंट है उस चिट्ठी का। कुर्बान अली साहब, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे तो ये तो बिल्कुल है कि वो इस बात का विरोध करते हो, कहते हैं कि भाई कि हम आरक्षण को एक तरीके से ठीक नहीं मानते, वो मानते हैं इस बारे में, अपने अपनी चिट्ठी में कहते हैं और कोई बिना लाग लपेट के कहते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री जी अगर इस बारे में जिक्र कर रहे हैं, इसका हवाला दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर इस पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है तो गलत क्या कर रही है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कर रही है, मगर तुझे हम वली समझते जो ना बादाफार होता। नरेंद्र मोदी साहब, अगर वो जो कमी आरक्षण की रह गई थी उसको सही कर देते, रेक्टिफाई कर देते, यानी सबसे बड़ी कमी आरक्षण की जो है वो ये है कि पिछले 75 सालों में कभी भी उसका कोटा जो था वो पूरा नहीं हुआ और एक लंबा बैकलॉग पड़ा हुआ है। और अगर वो वक्तन फवक्तन उस बैकलॉग को दूर कर दिया गया होता या पहले दिन से लेटर एंड स्पिरिट में लागू किया गया होता तो शायद आज आरक्षण की जरूरत ना पड़ती। हैविंग सेड दैट, दूसरी चीज कि आरक्षण का प्राविधान शुरुआती 10 सालों के लिए था, ये आजीवन नहीं था, ये हर 10 साल बाद पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के जरिए से बढ़ता रहा है और इसलिए ये कोई एक स्थायी समाधान नहीं था। हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ये कल्पना की थी, उन्होंने ये भी कल्पना की थी कि इस मुल्क में वो भी दिन आएगा कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा और सभी पर्सनल लॉज खत्म हो जाएंगे, तो अभी वो भी दिन नहीं आया है। और आरक्षण की बात को लेकर के 1961 की बात जिसको आपने अभी कोट किया कि ये जब नरेंद्र मोदी साहब ने कहा, मैं जरा उनसे ये जानना और समझना चाहता हूँ कि संविधान सभा में तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और सदस्य भी थे, उसी मंत्रिमंडल ने और उसी संविधान सभा ने कश्मीर में धारा 370 का प्रावधान किया था, उस पर तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया। उसी संसद ने, उसी संविधान सभा ने आरक्षण का प्रावधान किया था, उसके बारे में कोई एतराजात थे तो उस वक्त तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नहीं बताए। और 1950 में 9 अप्रैल 1950 को जब नेहरू लियाकत पैक्ट होता है जिसमें दोनों देशों के अल्पसंख्यकों के हितों की गारंटी की गई थी, क्योंकि उस समय भी जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, उस वक्त ये हो रहा था और उसके लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच लंबा पत्राचार हुआ और उस पत्राचार के बाद सरदार पटेल की मौजूदगी में वो उस समझौते पर दस्तखत हुए जिसमें के दोनों देशों के बीच कहा गया कि माइनॉरिटी कमीशंस बनेंगे और ये इंटरनल मामला नहीं रहेगा जो आज कह दिया जाता है कि अगर भारत में अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं तो ये हमारा आंतरिक मामला है और बांग्लादेश में हम हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार रखते हैं। इस समझौते के विरोध में श्रीमान श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और भारतीय जनसंघ की स्थापना की। अगर सारी बुराइयों की जड़ जवाहरलाल नेहरू या नेहरू खानदान या कांग्रेस पार्टी है तो आपने तो सेटल कर लिया है ना स्कोर। अभी 10 साल तो आप उन्हें सत्ता से बाहर कर ही चुके हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी सजा यही होती है और आपने अगले 5 साल का बैनामा करा लिया है तो 15 साल तो आपका पक्का है। अब इन 15 सालों में जो कांग्रेस ने पाप किए, जो नेहरू ने पाप किए, जो इंदिरा गांधी ने पाप किए, उनको धोने का वक्त आ गया है। इसी चुनाव में आपको याद होगा, आपने कई शो किए और लोगों ने उस चर्चा में भाग लिया कि उत्तर प्रदेश में संविधान का एक बड़ा मुद्दा बना और अयोध्या समेत जो फैजाबाद कमिश्नरी की 7-8 सीटें ये खोए गंवाए, उसकी बड़ी वजह ये थी कि ये मैसेज चला गया दलितों में, पिछड़ों में कि ये सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है और उसकी एक वैलिड रीजन थे। इनकी पार्टी के फ्रिंज एलिमेंट नहीं, मेंबर पार्लियामेंट खुद लल्लू सिंह ने जो अयोध्या से सांसद थे कहा हम 400 पार आ जाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। वहां उसने कहा, कर्नाटक के इनके एक वरिष्ठ सांसद ने और भी कई नेताओं ने कहा, जी अनंत हेगड़े। तो आप इनको फ्रिंज एलिमेंट नहीं कर सकते। तो आपका तो कमिटमेंट ये है। और दूसरा हुजूरे वाला, 1 मिनट और मुझे दे दीजिए कि जिस वक्त ये संविधान बना, आदरणीय गोलवलकर जी ने 29 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान पारित किया है। 29 नवंबर 1949 के ऑर्गेनाइजर में जितनी पुरजोर मुखालिफत संविधान की हो सकती है वो
गोलवलकर ने की है, ऑर्गेनाइजर में की है, अपने नाम लिख करके की है, और ये कहा है कि इससे बुरा दिन हिंदुस्तान के लिए हो नहीं सकता कि हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति को खत्म करके और मनुस्मृति के जरिए से जो ये देश चला था उसको खत्म करके आज हमारे ऊपर एक ऐसा संविधान थोपा गया है जिसकी जड़ें विदेशों में हैं। ये डेमोक्रेसी पश्चिम से आयातित है। ये जितने भी इज्म हैं ये सब बीमारियां हैं, चाहे वो सोशलिज्म हो, सेकुलरिज्म हो। और उसके बाद आज तक कभी इन लोगों ने ये नहीं कहा कि गोलवलकर ने ये कहा था और वी आवर नेशनहुड में जो कहा गया था वो गलत था, और बंच ऑफ थॉट में जो कहा गया था वो गलत था। और दूसरी मिसाल, उस पर अपनी बात खत्म करूंगा, कि 20 जनवरी 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री हुई, और 30 जनवरी 1966 के ऑर्गेनाइजर में, जो कि रिपब्लिक डे का स्पेशल इशू है, उसमें श्री गोलवलकर साहब क्या कहते हैं कि अगर किसी देश की शासक महिला हो जाए तो उस देश के बुरे दिन आने शुरू हो जाते हैं, और अगर वो महिला विधवा हो तो उस देश का दुर्भाग्य है और उसको तो मतलब खत्म होना ही है, डिमोलिश होना ही है। ये तो इनके नेताओं की विचारधारा है जिनकी आरतियां उतारते हैं। और आज तक किसी भी आरएसएस के व्यक्ति ने, किसी भी बीजेपी और जनसंघ के नेता ने ये नहीं कहा कि हम गोलवलकर को नहीं मानते, हम सावरकर को नहीं मानते, हम हेडगेवार को नहीं मानते। ये तो हमारे आदर्श हैं, और उनकी मूर्तियां तो और उनकी तस्वीरें तो महात्मा गांधी के सामने सेंट्रल हॉल में लगाई जाती हैं और उनका महिमा मंडन किया जाता है। और अब तो गोडसे के नाम के मंदिर बनने लगे हैं, उसको पूजा जाने लगा है और उसका महिमा मंडन किया जाने लगा। तो ऐसे लोग, ऐसी पार्टी के प्रधानमंत्री की किस बात का यकीन किया जाए।